प्रिय भैया बहनों, आज हम सभी कक्षा अष्टम नागरिक शास्त्र में तीसरे टॉपिक की चर्चा करेंगे। दूसरे टॉपिक में कल हमने चर्चा किया कि पुलिस की भूमिका क्या होती है आपराधिक न्याय प्रणाली में। आज हम जिस टॉपिक की चर्चा करने वाले हैं उसका नाम है सरकारी वकील की भूमिका। आपराधिक न्याय प्रणाली में सरकारी वकील की भूमिका। सरकारी वकील की भूमिका क्या होती है इसके विषय में हम देखेंगे। किसी भी आपराधिक उल्लंघन को जनता के विरुद्ध माना जाता है। किसी भी कोई भी अपराध है, उस अपराध को जनता के उल्लंघन के विरुद्ध माना जाता है। इसका मतलब यह है कि अपराध केवल पीड़ित व्यक्ति को ही नुकसान नहीं पहुंचाता है, बल्कि पूरे समाज के प्रति अपराध को बताता है या पूरे समाज के प्रति अपराध होता है। आपको पिछले अध्याय में दहेज के लिए सुधा की हत्या की घटना याद होगी कि हम किस प्रकार से चर्चा किए थे। जो आरोपी था लक्ष्मण और उसके परिवार के खिलाफ यह मुकदमा राज्य की ओर से दायर किया गया था। इसलिए उस मुकदमे को राज्य, जो कि दिल्ली का प्रशासन था, बनाम लक्ष्मण कुमार, क्या था उसका नाम, दिल्ली राज्य ने इस मुकदमे को किया था। तो मुकदमा किस नाम से, दिल्ली राज्य बनाम लक्ष्मण कुमार एवं अन्य का नाम दिया गया था। इसी तरह शांति वाले मुकदमे को में शांति वाला जो मुकदमा था उसको भी क्या किया गया, श्रीमती शिंदे बनाम शांति हेम्ब्राम की बजाय राज्य बनाम शांति हेम्ब्राम के नाम से जाना जाता था। अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है। अदालत क्या करती है, अदालत में सरकारी वकील राज्य का पक्ष प्रस्तुत करता है, यानी वो राज्य की तरफ से नियुक्त होता है और उस पीड़ित व्यक्ति का बचाव करता है। सरकारी वकील की भूमिका तब शुरू होती है जब पुलिस जांच पूरी करके अदालत में आरोप पत्र दाखिल कर देती है। सरकारी वकील की इस जांच में कोई भूमिका नहीं होती है, उसे राज्य की ओर से अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। ठीक है, राज्य की ओर से क्या करना होता है, अभियोजन प्रस्तुत करना होता है। न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी यह है कि निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने सारे ठोस तथ्य, गवाह और सबूत को पेश करे, तभी अदालत सही फैसला दे सकती है। सरकारी वकील का यही काम होता है। उसका काम क्या है, अभियोजन को, राज्य की ओर से अभियोजन को प्रस्तुत करना। न्यायालय के पदाधिकारी के रूप में उसकी जिम्मेदारी यह है कि निष्पक्ष रूप से अपना काम करे और अदालत के सामने पूरे तथ्य को, ठोस तथ्य को और गवाह और सबूत को पेश करे, ताकि अदालत क्या कर सके, पूरे मामले में सही फैसला दे सके। ये किसकी भूमिका होती है, सरकारी वकील की। अब इसी में आगे टॉपिक आ जाएगा कि न्यायाधीश की भूमिका क्या होती है। ये तो सरकारी वकील की भूमिका हो गई। न्यायाधीश की भूमिका, न्यायाधीश की भूमिका क्या होती है, न्यायाधीश की वही हैसियत होती है जो खेलों में अंपायर की होती है। आप देखेंगे कि अंपायर क्या करता है, यदि किसी कोई आउट है और उस पर उंगली उठा दिया कि वो एक, तो क्या हो गया, वो आउट हो गया, तो वो केवल फैसला करता है। यानी अपने सामने तथ्य को देख करके वो फैसला लेता है कि ये बाल कहाँ गई है, बाल कौन सी है और व्यक्ति आउट हुआ है या नहीं हुआ है, इसके बारे में कौन फैसला करता है, अंपायर। उसी तरह न्यायाधीश के सामने वकील क्या करते हैं, सारे तथ्यों और सबूतों को रखते हैं, उसके आधार पर उसका फैसला करता है। यानी कि निष्पक्ष भाव से और खुली अदालत में मुकदमे का संचालन करते हैं। न्यायाधीश सारे गवाहों के बयान सुनते हैं और अभियोजन पक्ष तथा बचाव पक्ष की तरफ से पेश किए गए सबूतों की जांच करते हैं और अपने सामने
मौजूद बयानों व सबूतों के आधार पर कानून के अनुसार, इसके अनुसार, कानून के अनुसार क्या करते हैं, न्यायाधीश ही यह तय करता है कि आरोपी सचमुच दोषी है या नहीं है। अगर आरोपी दोषी पाया जाता है तो न्यायाधीश क्या करते हैं, न्यायाधीश उसे सजा सुनाते हैं। वह कानून में दिए गए प्रावधानों के हिसाब से दोषी व्यक्ति को जेल भेजते हैं या फिर उस पर जुर्माना लगा दिया जाता है। जुर्माना भी लगा सकते हैं या एक साथ दोनों की सजा दे सकते हैं, यानी जुर्माना भी लगा सकते हैं और सजा भी दे सकते हैं। इस प्रकार से न्यायाधीश का काम क्या होता है, अंपायर की तरह होता है कि निष्पक्ष रूप से वो उस पर फैसला सुनाए। तीसरा जो टॉपिक आता है इसमें निष्पक्ष सुनवाई का, फेयर ट्रायल का, कि निष्पक्ष सुनवाई क्या होती है। निष्पक्ष सुनवाई इसको इंग्लिश में कहते हैं फेयर ट्रायल। निष्पक्ष सुनवाई क्या होती है, आइए हम थोड़ी देर के लिए कल्पना करें। कल्पना क्या करें कि अगर न्यायाधीश महोदय शांति का मुकदमा किसी और तरह संचालित करते, किसी और तरह संचालित करते तो क्या हो सकता था। अगर अदालत ने शांति को आरोप पत्र और गवाहों के बयानों की नकल न दी होती तो क्या होता। अगर न्यायाधीश किसी ऐसी जगह पर मुकदमा चलाते जहां पर शांति और सुशील दोनों नहीं जा सकते थे, ठीक है, यदि दोनों नहीं तो क्या होता। अगर न्यायाधीश ने शांति की अधिवक्ता राय को अभियोजन की ओर से प्रस्तुत किए गए श्रीमती शिंदे आदि गवाहों से जिरह करने का पर्याप्त समय न दिया होता और पहले ही मान लेते कि शांति दोषी है तो क्या होता। अगर इस तरह की कोई भी बात होती तो इसे निष्पक्ष सुनवाई नहीं कहा जा सकता था। इसकी वजह यह कि निष्पक्ष सुनवाई के लिए कई बातों का पालन करना जरूरी होता है। यानी यदि वह व्यक्ति वहां नहीं पहुंच पा रहा है, यदि उस कोर्ट ने कहीं और मामला भेज दिया है तो क्या होगा, उसके लिए कई शर्तें हैं। जरूरी यह होता है और ये दिया हुआ है संविधान के अनुच्छेद 21 में जीवन के अधिकार का आश्वासन दिया गया है। इसका अर्थ यह है कि किसी भी व्यक्ति के जीवन या स्वतंत्रता को केवल एक तर्क संगत और न्यायपूर्ण कानूनी प्रक्रिया के जरिए ही छीना जा सकता है। निष्पक्ष सुनवाई में यह सुनिश्चित किया जाता है कि संविधान के अनुच्छेद 21 का पूरी तरह से पालन किया जाएगा। आइए, जो आप में एक चित्र कथा दी हुई है उसके बारे में चित्रपट दिया हुआ उसको पढ़िएगा आप कि शांति के मुकदमे पर वापस लौट कर आइए और एक निष्पक्ष सुनवाई के मूलभूत तत्वों पर ध्यान दीजिएगा। तो पहली बात आपको क्या लगेगी, शांति को आरोप पत्र और उन सभी साक्ष्यों की एक प्रति दी गई थी जो अभियोजन पक्ष के उसके खिलाफ अदालत में पेश किए गए थे। शांति पर चोरी का आरोप लगाया गया था, जो कानून एक अपराध है। जो कानून क्या है, एक अपराध है। यह मुकदमा जनता के सामने खुली अदालत में चलाया गया। शांति का भाई सुशील अदालत की कार्रवाई में मौजूद था। मुकदमा आरोपी की उपस्थिति में चलाया गया। शांति के एक वकील ने बचाव किया। शांति की अधिवक्ता राय को अभियोजन पक्ष की ओर से पेश किए गए सारे गवाहों में से जिरह करने का मौका भी दिया गया। अधिवक्ता राय को शांति की ओर से गवाह पेश करने का अधिकार दिया। किसने? अधिवक्ता राय को किसने दिया? जो अधिवक्ता था उसको अदालत ने अपना राय प्रस्तुत करने का जो है समय भी दिया, गवाह भी पेश की वो। हालांकि पुलिस ने शांति के खिलाफ चोरी का मामला दर्ज किया था, लेकिन न्यायाधीश ने उसे निर्दोष मानते हुए मुकदमा चलाया। अब अभियोजन पक्ष को निर्णायक रूप में सिद्ध करना था कि शांति ही क्या है, दोषी है। शांति ने ही चोरी
किया है। इस मुकदमे में अभियोजन पक्ष ऐसा नहीं कर पाया। महत्वपूर्ण बात यह है कि न्यायाधीश ने अदालत के सामने पेश किए गए साक्ष्यों के आधार पर, इसके आधार पर जो साक्ष्य उसके सामने प्रस्तुत किए गए थे उस समय, उसके आधार पर ही मुकदमे का फैसला सुनाया। न्यायाधीश ने शांति की कमजोर स्थिति के आधार पर बिना सोचे समझे यह फैसला नहीं ले लिया। वह सचमुच चोर है, इसकी बजाय न्यायाधीश आचरण लगातार निष्पक्ष रहा। जो न्यायाधीश का आचरण था क्या था? निष्पक्ष, लगातार निष्पक्ष था। और चूंकि साक्ष्यों से यह सिद्ध हो गया कि शांति की बजाय कुछ युवकों ने चोरी की थी, इसलिए उन्होंने शांति को आजाद कर दिया। शांति को इसलिए न्याय मिला क्योंकि उसे निष्पक्ष सुनवाई का मौका मिला। किसका? निष्पक्ष सुनवाई का मौका, यानी फेयर ट्रायल का मौका उसको मिला, इसलिए वो क्या हो गई? बरी हो गई। ठीक। इस अध्याय में हमने जिन लोगों का जिक्र किया है, संविधान और कानून दोनों में कहा गया है कि उन लोगों को अपनी जिम्मेदारी सही ढंग से निभानी चाहिए। इसका मतलब यह है कि प्रत्येक नागरिक, चाहे वह विभिन्न वर्ग, जाति, धर्म और वैचारिक मान्यताओं के हों, विभिन्न जाति, धर्म और वैचारिक मान्यताओं के हों, फिर भी उन्हें निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार दिया जाए। कानून का शासन कहता है कि कानून के सामने हर कोई व्यक्ति एक समान है, एक बराबर है। अगर प्रत्येक नागरिक को संविधान के माध्यम से निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार न दिया जाए तो इस सिद्धांत का कोई खास मतलब नहीं रह जाएगा, कोई खास औचित्य नहीं रह जाएगा। धन्यवाद। इसका मैं आपको प्रश्न उत्तर PDF के माध्यम से कल भेजूंगा।